हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी मुझे जानते हैं, मैं हूं ऋषभ प्रसाद। तो हमने ज्योग्राफी सैंपल पेपर के टॉप जो 20 क्वेश्चन थे इसके बारे में अपने प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस किया। आज के इस वीडियो में हम 20 के बाद से जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चों ने अभी तक हमारा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखें, जिसमें हमने कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चन रहेंगे और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करें और पार्ट 1 को देखें। अभी शुरू करते हैं पार्ट 2 क्वेश्चन, जो 20 के बाद से क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 20 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था, आज हम 21 से करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फीचर ऑफ रूरल सेटलमेंट। इनमें से आपको बताना है कि रूरल सेटलमेंट का मेन फीचर क्या है। डिराइव इकोनॉमिक नीड्स फ्रॉम प्राइमरी एक्टिविटी, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी जो वहां का डिराइव करता है वो क्या प्राइमरी एक्टिविटी से करता है, सेकेंडरी से करता है, टर्सरी से करता है या क्वार्टनरी से करता है। तो ये जाहिर सी बात है, आपको भी पता होगा रूरल एरिया में जो होता है वो प्राइमरी एक्टिविटी जो होता है वो ज्यादा प्रिवेल करता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या लोग उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड रहते हैं। तो वहां की इकोनॉमी जो होता है पूरी तरीके से डिटरमाइंड होता है, ड्राइव होता है प्राइमरी एक्टिविटी से। तो हमारा राइट आंसर होगा ए। ठीक है, 22 क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स हैज यूज्ड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल वाटर इन इंडिया। कौन सा इसमें से सेक्टर है जो जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसका सबसे ज्यादा पोर्शन यूज करता है। डोमेस्टिक, कमर्शियल, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्री। आप जल्दी से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और आप सभी को आना चाहिए, तो इसलिए मेरे बोलने से पहले आपको आंसर देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा एग्रीकल्चर, जिसमें हमारा क्या करते हैं, हम यूज करते हैं एक बहुत ही लार्ज पोर्शन ऑफ हमारा जो वाटर है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, Who among the following has introduced the concept of neo determinism? न्यू डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट किसने दिया। अब न्यू डिटर्मिनिज्म को हम और क्या नाम से जानते हैं ये भी आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि न्यू डिटर्मिनिज्म का और एक नाम क्या है। ठीक है, स्टॉप, मैंने स्टार्टिंग वर्ड बोल दिया, आपको बात का बोलना है। तो इसका कंसेप्ट किसने दिया था, रैडजेल ने दिया था, ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, एलन सी सैंपल ने दिया था या पॉल विडाल दी ब्लाची ने दिया था। कौन किसने दिया था। तो इसका कंसेप्ट दिया था ग्रिफिथ टेलर ने, नियो डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स हैज नॉट बीन एडवर्सली अफेक्टेड बाय द एज एंड स्किल सिलेक्टिव माइग्रेशन। जब एज और सिलेक्टिव यानी कि कुछ जो काम में बहुत अच्छे हैं इस तरीके का माइग्रेशन जब हो जाता है, कहां से होता है, ये सब रूरल से ज्यादा अर्बन इलाका में होता है, यानी कि बिहार और हमारे यूपी से ज्यादातर केरला या महाराष्ट्र की तरफ लोग मूव करते हैं या दिल्ली की तरफ मूव करते हैं इन सर्च ऑफ गुड जॉब अपॉर्चुनिटी। तो उससे जहां से वो निकल रहे हैं यानी कि बिहार यूपी से निकल रहे हैं वहां पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो डाउनफॉल इन द वर्किंग पॉपुलेशन इन रूरल एरिया, ये बात तो बिल्कुल सा होगा। अगर वहां से आदमी निकलते हैं बिहार यूपी से तो वहां का जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें बहुत से नंबर परसेंटेज कम होंगे, काम करने वाले नंबर बिहार यूपी में। तो ये बात बिल्कुल सही है। द होल बर्डन ऑफ द एग्रीकल्चर वर्कर हैज टू बी borne बाय द ओल्ड पॉपुलेशन इन द रूरल एरिया। तो इससे और एक प्रॉब्लम समस्या ये हो जाता है कि जो बिहार और यूपी में जहां से लोग निकल के जा रहे हैं काम करने के लिए, वहां के लोगों का जो एग्रीकल्चर होता है कौन देखता है, बूढ़ा या औरत को ही देखना पड़ता है, क्योंकि वहां के जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो काम इन सर्च ऑफ जॉब बाहर चले जाते हैं। तो ये भी होता है। थर्ड नंबर देखते हैं, ओनली ओल्ड पीपल एंड वुमेन्स लिव बिहाइंड द प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो बिहार और यूपी में सिर्फ प्लेस ऑफ ओरिजिन जो है उनका, वहां पे सिर्फ ओल्ड और वुमेन ही बच जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। चौथा नंबर पॉइंट क्या है, बैलेंस इन द एज सेक्स कॉम्पोजिशन। ये लोग एज और स्किल लेवल अगर वहां से चले जाते हैं तो वहां का एज सेक्स कॉम्पोजिशन क्या बैलेंस होता है, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आपको नॉट खोजना था, वहां पे एज सेक्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां से मेल पॉपुलेशन जो है वो मूव कर जाते हैं शहर की तरफ, सिर्फ फीमेल और ओल्ड पॉपुलेशन बच जाता है, इसलिए एज सेक्स कॉम्पोजिशन जो वहां का है बिल्कुल ही बर्बाद हो जाता है। तो राइट आंसर ये होगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा सेक्शन बी जो है, जिसमें 24 क्वेश्चन आपके दिए रहेंगे, एनी 20 को आपको अटेम्प्ट करना है। हमने सेक्शन ए में भी यही किया 20 क्वेश्चन, सेक्शन बी में भी अभी हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे आउट ऑफ 24 क्वेश्चन। बट यहाँ पे एक चीज लिख दिया है कि 25 टू 29 क्वेश्चन को आपको अटेंड करना कंपलसरी है, आप इसको लीव नहीं कर सकते हैं। आप किसी 20 को कर सकते हैं 24 में, मगर 25 से 29 में आपको किसी भी क्वेश्चन को लीव नहीं करना है। और हर एक क्वेश्चन 0.7 मार्क्स का, आपको जैसा पता ही है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे और टोटल मार्क्स कितना होगा, 35 आपका होगा। ठीक है, और 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल होंगे, ये आपके टर्म 1 से पहले ही आपके स्कूल में कंडक्ट कर दिया जाएगा। तो सब चीज के लिए आपको तैयारी करना जरूरी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 15 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल का सिलेबस है वो भी मैंने अच्छे से बना दिया है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए, तो आप देख सकते हैं उसको भी। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आपको इस मैप को ध्यान से देखना पड़ेगा।
उसके बाद आपको क्वेश्चन को लगाना है। 25 नंबर क्वेश्चन को देखना है और 25 का आपको यहाँ पे बना दिया है कि कौन सा स्पॉट कर दिया, आपको ये पहचानना है। क्या लिखा है? चूज द कंट्री विद लार्जेस्ट जियोग्राफिकल एरिया इन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। यहाँ पे ये पूरा हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया और यहाँ पे ये जो देश है ये कौन सा देश है आपको बताना है। अल्जेरिया, सूडान, इजिप्ट या साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका तो नीचे ही है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब एक बात है कि आपको बताना है जियोग्राफिकल इलाका यानी कि एरिया किस कंट्री का बड़ा है इन चारों में से। तो इसका राइट आंसर होगा अल्जीरिया। अल्जीरिया का जो जगह है 25 नंबर, ये वाला आप ध्यान से देख लीजिए, जिससे क्या होगा इसका एरिया जो है एज कम्पेयर टू सूडान, इजिप्ट और साउथ अफ्रीका तीनों से ही बड़ा है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये सबसे बड़ा कंट्री भी आता है अल्जीरिया। ठीक है, इसी वजह से मैं आप सभी को बोलता हूँ कि मैप को भी आपको देखते रहना बहुत जरूरी है। अदरवाइज अगर ऐसा कोई कंट्री आ जाता है जिसके बारे में आपको पता ही ना हो तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इस वजह से आपको हर कम से कम कॉन्टिनेंट का स्मॉलेस्ट और सबसे बिगेस्ट कंट्री के बारे में याद करके रखना है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन ऑफ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग प्रैक्टिस इन यूरोप। यूरोप में जो है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग यानी कि ये इलाका यूरोप का 26 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कौन तरीके के ग्रेन फार्मिंग को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से यहाँ पे जाना जाता है। तो ऑप्शन दे दिया गया है पैम्पस, स्टेपीज, डाउन्स या प्रेयरीज। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ग्रेन फार्मिंग कमर्शियल का है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा स्टेपीज। स्टेपीज हम क्या बोलते हैं, यूरोप में बोलते हैं। यहाँ के जो ग्रेन फार्मिंग किया जाता है उसे हम स्टेपीज बोलते हैं। इसको अच्छे से आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है 27 नंबर क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिकन प्रैक्टिसिंग सब्सिस्टेंस गैदरिंग। यहाँ पे किस जो नॉर्थ अमेरिका का ये इलाका है यहाँ पे जो सब्सिस्टेंस गैदरिंग यानी कि लोग सामान को जुटाते हैं और अपने जीवन यापन, सब्सिस्टेंस यानी कि अपने जीवन यापन करने के लिए ही वो उन चीजों को मतलब इकट्ठा करते हैं। ठीक है, गैदर करते हैं, ऐसा नहीं कि उसको बेचने के लिए, कमर्शियली नहीं है ये। तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, ग्रेट लेक है, प्रेयरीज है, नॉर्दर्न कनाडा है या मेक्सिको। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा नॉर्दर्न कनाडा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनल स्टेशन कनेक्टेड द ट्रांस कैनेडियन रेलवे। अब ट्रांस कैनेडियन रेलवे जो आपका है यहाँ पे 28 नंबर, इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ता है। ये दोनों स्टेशन का आपको नाम बताना है कि ट्रांस कैनेडियन रेलवे बहुत ज्यादा आपको ट्रांसपोर्ट चैप्टर में मिल जाएंगे। ठीक है, इसको आपको बताना है। तो कौन सा है, चलिए देखते हैं। इसमें हैलिफैक्स से वैंकूवर तक गया है, न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को तक गया है, हैलिफैक्स से मॉन्ट्रियल तक गया है या कैलगेरी से वैंकूवर तक गया है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। पहला बात तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ट्रांसपोर्ट चैप्टर आपका फर्स्ट यूटी में दिया नहीं गया सिलेबस में, बट इसका क्यों मैप आ गया मुझे नहीं पता। तो आपको कुछ कुछ चीजों को थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा हैलिफैक्स से वैंकूवर तक इसका गया हुआ है। ठीक है, ये हैलिफैक्स टू वैंकूवर गया हुआ है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट हेवीली यूज्ड इनलैंड वाटरवे ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा इनलैंड वाटरवे जो होता है यूज, उसका नाम क्या है। 29 इस जगह में देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि इनलैंड वाटरवे यानी कि नाव का हम यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए, बट ये कंट्री के अंदर है, ऐसा नहीं कि कोई समुद्र में है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पनामा हो गया, सुएज हो गया, ये सब क्या है, ये सब ओशन को जोड़ते हैं या सी को जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है क्या इनलैंड जमीन के अंदर है। तो यहाँ पे क्या कौन सा आंसर होगा आपको बताना है। सुएज कैनल ये तो होगा ही नहीं, पनामा कैनल नहीं होगा, दोनों मैंने आपको दिखा दिया। राइन वाटरवे, तो ये राइन वाटरवे जो इसका राइट आंसर होगा, जो जर्मनी में है राइन वाटरवे, ये इनलैंड सबसे बड़ा वाटरवे है। ठीक है, तो 39 क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब 30 to 48 है, यहाँ पे लिखा हुआ अटेम्प्ट एनी 15 करने से ही होगा। पहले हमने देख लिया कि 5 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी था, तो अभी हम ये सब क्वेश्चन को देखेंगे। 30 to 48 इनमें से एनी 15 को आपको अटेम्प्ट करने से ही चलेगा। 4 क्वेश्चन को लीव कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला हमारे यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन जो ये असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो है कि किस तरीके से असर्शन और रीजन बेस्ड को आप सॉल्व करेंगे, जैसे कि आपका पूरा मार्क्स सही हो जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे इस पे गलत करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप उसको जाके देख लिए। तो उसमें ट्रिक के थ्रू मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से असर्शन और रीजनल बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले पॉइंट को देखना है आपको, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों को ही इंडिविजुअली देखना है। क्या लिखा हुआ है, पॉपुलेशन ग्रोन रैपिडली ड्यूरिंग 16 एंड 17 सेंचुरी। 16 और 17 सेंचुरी में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ा। तो ये बात सही है गलत, तो ये बात बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि 16 और 17 में हमारा पॉपुलेशन जो था, एक बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन बॉम्ब यानी कि एक्सप्लोजन था, इतना ज्यादा बढ़ रहा था, कोई इसमें कंट्रोल या मेजर्स नहीं ले रहे थे। तो ये बात बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अब हम स्टेटमेंट 2 को देखते हैं इंडिविजुअली। क्या लिखा हुआ है, एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग 16 एंड 17 सेंचुरी इज एन इंपॉर्टेंट कॉजेस ऑफ इट।
तो 16 और 17 सेंचुरी में क्या, सबसे पहला बात तो ये है कि वहां पे ट्रेड जो था वो एक्सप्लोर कर रहा था। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि 16 और 17 सेंचुरी में बहुत सारे कंट्री की खोज हो चुके थे, लोग नेविगेशन कर रहे थे। इस वजह से इस समय जो क्या था, ट्रेड जो था एकदम पीक में था, बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहा था, यूरोप कंट्री सबसे ज्यादा ट्रेड कर रहे थे अदर्स कंट्री के साथ। तो इसका ही कारण था क्या, पॉपुलेशन बढ़ने का? तो हाँ, ये बात भी सही है। इसको देखने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, पॉपुलेशन ग्रोन्स रैपिडली ड्यूरिंग द 16 एंड 17 सेंचुरी ड्यू टू दिस एक्सपेंशन ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग 16 एंड 17 सेंचुरी इज एन इंपॉर्टेंट कॉजेज ऑफ इट। या उसके कारण ही जो क्या हो रहे थे, पॉपुलेशन जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था ट्रेड के कारण। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो दोनों ही सही है, और बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन। तो कहाँ है ये स्टेटमेंट, ओनली वन करेक्ट तो होगा नहीं, ओनली टू करेक्ट भी नहीं होगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये भी सही है। बट यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू करेक्टली एक्सप्लेन द स्टेटमेंट वन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये जो हमारा डी नंबर है ये राइट आंसर होगा। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे आपको मिलाना है पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, 4 पिलर है, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट। ये चारों के बारे में आपको अच्छे से मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट के चैप्टर में समझा दिया है। इंडिकेटर के बारे में हमको बात करना है कि क्या है इंडिकेटर। ठीक है, इक्विटी का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें से कौन सा गलत है, नॉन करेक्टली मैच, आपको वो खोजना है। चारों का मतलब दे दिया है, कौन सा गलत है आपको बताना है। मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ, आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी, मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू एवरीवन। आप कोई भी जात, कोई भी धर्म, कोई भी नस्ल का क्यों ना हो, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, रेलवे, एजुकेशन, हर जगह में। तो ये इक्विटी का मतलब है, ये सही है, हाँ ये बिल्कुल सही है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब आपको पहला पता ही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, आपके आने वाले जनरेशन को भी मिले। ऐसा ना हो कि आपको मिल जाए और आपके आने वाले जनरेशन को ये ना मिले, तो आपके आने वाले जनरेशन को भी इस तरीके की इक्वालिटी मिले, तो इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। तो ये पॉइंट सही है गलत है, बताइए कमेंट सेक्शन में। जी ये भी सही है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है रिसोर्सेस मस्ट बी यूज्ड कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर। तो हमको रिसोर्सेज का, प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि हमको रिसोर्सेज को ऐसा यूज करना है कि जैसे कि हम इसको फ्यूचर में बचा के रख सके। तो ये बात गलत है, प्रोडक्टिविटी का ये मतलब नहीं होता है कि हम उसको बचा के रखें। सो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि किसी इंसान को आप प्रोडक्ट बनाए, यानी कि प्रोडक्ट बनाए मतलब उसको अच्छा हेल्थ, अच्छा एडुकेशन देके एक ऐसा संसाधन बनाए जो देश के लिए लाभदायक हो, उसे हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। या ठीक है, कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को हम प्रोडक्टिविटी नहीं बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये गलत है। और इंपावरमेंट का मतलब होता है टू हैव द पावर टू मेक चॉइस, आपके पास ये पावर हो कि आप 10 या 12 के बाद क्या करेंगे, आपको लाइफ में क्या करना है, ये पावर, इसे आपको एम्पावरमेंट बोलता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या लिखा हुआ है। ईच कम्युनिटी ऑक्युपाइज ए वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी एज ए मैटर ऑफ ट्रेडिशन। क्या होता है कि कुछ ऐसे कम्युनिटी है जो कुछ अपने जमीन को अपने मतलब उस पे अपना टेरिटरी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो अपने इसको दिखाना चाहते हैं मैटर ऑफ ट्रेडिशन, उनका ट्रेडिशन है कि ये इलाका उनका है। तो ये जो लाइन है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी, ये किसका एक्टिविटी का ये अभिन्न अंग है? सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर का, नोमैडिक हर्डिंग का, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का, या कलेक्टिव फार्मिंग का? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा नोमैडिक हर्डिंग। ये जो है राइट आंसर, वो लोग क्या करते हैं, एक टेरिटरी को अपने ट्रेडिशन के रूप में देखते हैं कि नोमैडिक हर्डिंग, एक इस समय गए जानवर को लेकर पहाड़ के ऊपर, वहां पे अपना चराए, वो टेरिटरी जो होता है उनका फिक्स्ड होता है, वो फिर ठंडा के समय पहाड़ से नीचे आ जाएंगे और फिर गर्म के समय जब नेक्स्ट ईयर में ऊपर जाएंगे तो वो इलाका उनका ही रहता है, और ये उनका ट्रेडिशन का एक हिस्सा है। बाकी कोई जो दूसरे ट्राइब भी जाते हैं उनका अपना अपना रहता है, कोई एक दूसरे के बारे में इंटरफेयर नहीं करता है। समझ में आया आपको ना? 32 हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है। Which one of the following statement is not true regarding the smart city mission? स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कौन सा इसमें से जो है गलत है, आपको वो खोज के बताना है। ठीक है, टू प्रमोट सिटीज दैट प्रोवाइडेड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ए क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड गिव ए डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू इट्स सिटीजन। तो एक ऐसा शहर जिसमें आपको एक अच्छा जिंदगी मिल रहा हो, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्लीन हो, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट हो, तो इन तरीके की चीज तो एक स्मार्ट सिटी का मिशन होगा ही। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। टू अप्लाई स्मार्ट सोल्यूशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस इन ऑर्डर टू मेक देम बेटर। तो नए नए तरीके का स्मार्ट सोल्यूशन का यूज करें जैसे कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस को अच्छा कर पाए, तो ये भी एक स्मार्ट सिटी का एग्जांपल होगा। यूज ऑफ फ्यूअर रिसोर्सेज, प्रोवाइडिंग चीपर सर्विसेज एंड फोकस ऑन द सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट।
तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कुछ रिसोर्सेज का यूज करेंगे और चीप में सर्विस को प्रोवाइड करने की, मतलब कम खर्च में सबसे अच्छा प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, सबसे सस्टेनेबल चीजों का यूज करेंगे। तो इस तरीके से जो डेवलपमेंट होगा वो स्मार्ट सिटी का हिस्सा होगा, एक अभिन्न अंग होगा। बट यहाँ पे चौथा पॉइंट जो लिखा है, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, क्या स्मार्ट सिटी बनाएंगे तो वहां क्या लोगों को काम नहीं मिलेगा? जी नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये राइट आंसर इसका होगा, क्योंकि इसमें से हमको नॉट ट्रू खोजना था, ये बात बिल्कुल नहीं होगा। अगर स्मार्ट सिटी बनाते हैं तो वहां पे सभी को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट लिखा है, जो कि तो ये आंसर गलत होगा। 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन? माइग्रेशन के कारण इसमें से कौन सा इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस नहीं है, वो आपको खोजना है। इन्वायरमेंट के साथ यानी कि वो मतलब इन्वायरमेंट के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अनप्लान्ड ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट, तो ये तो बनेगा ही। अगर अनप्लान्ड सेटलमेंट बनता है तो इससे इन्वायरमेंट खराब होगा ही। ठीक है, दूसरा है मिक्सिंग ऑफ डाइवर्स कल्चर, तो इसमें डाइवर्स कल्चर, बहुत सारे अलग अलग टाइप के कल्चर, अलग अलग टाइप के लोग मिलेंगे तो कल्चर का भी उसमें क्या होगा, मिलना होगा। लेकिन इससे कोई इन्वायरमेंट में इसका कंसिक्वेंस नहीं है, तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नॉट बोलना है। बाकी डिप्लीटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, ये भी इन्वायरमेंट के साथ जुड़े हैं, और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का भी वहां पे बहुत ज्यादा दोहन होगा, तो ये आंसर भी होगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इन हिमालय रीजन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल्स आर लिंक्ड विद द एक्टिविटी ऑफ ट्रांसह्यूमन, कौन सा इसमें है जो ट्रांसह्यूमन प्रैक्टिस करता है? ठीक है, वो आपको खोजना है। भील्स करते हैं, गोंडास करते हैं, संथाल्स करते हैं, या बकरवाल्स करते हैं? तो बकरवाल्स जो है ये लोग क्या करते हैं, ट्रांसह्यूमन प्रैक्टिस करते, यानी कि गर्म के समय उन लोग पहाड़ के ऊपर चले जाते हैं और ठंड के समय पहाड़ से फिर नीचे आ जाते हैं अपने जानवरों के साथ, तो उन लोग को हम ट्रांसह्यूमन कहते हैं। 36 को हमको क्या करना है, मैच करना है कॉलम 1 के साथ। ये सिटीज के नाम दिए हुए इस तरफ जो आपके हैं, और उनके फंक्शन क्या काम करते हैं उसको आपको मैच करना है। तो सबसे पहले हमको देख लेते हैं क्या क्या। अंबाला है, मुगलसराय, अंकलेश्वर, अलीगढ़, शिमला और सहारनपुर। सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि आपको इसमें से आता कौन सा है। सब बच्चों को लगभग ये आता होगा शिमला के बारे में कि वो क्या है, तो वो एक टूरिस्ट टाउन है, ये सभी बच्चे को पता होगा। तो जो आपको पहले पता है सबसे पहले आप उसको खोजने की कोशिश करिए, बाकी का आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। लेकिन कॉन्फिडेंट रहना है कि जिस आंसर को आप कर रहे हैं वो पक्का ही सही हो, अदरवाइज आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो शिमला क्या हो गया, एक टूरिस्ट टाउन है। अब सबसे पहले हमको कोड में खोजना है ABCD 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऊपर में लिखा हुआ है। तो हमने 5 का क्या खोजा, 6 नंबर। अब 5 नंबर क्वेश्चन का हमको क्या देखना है, 6 किसमें आंसर है, 6 इसमें आंसर है, यानी कि बी जो हमारा होगा राइट आंसर होगा, क्योंकि किसी में भी 6 नहीं है और हमको पता है शिमला के साथ टूरिस्ट टाउन ही होगा और कोई नहीं हो सकता। बाकी हम देख लेते हैं अंबाला क्या है, एक ये क्या है, गैरिसन टाउन। गैरिसन टाउन का मतलब होता है कि आर्मी अपने लिए जो इलाके बना के रखते हैं जिसमें सारा चीज डिप्लॉय होता है, उनका इंपॉर्टेंट चीज को हम गैरिसन टाउन बोलते हैं। मुगलसराय क्या हो गया, मुगलसराय एक हो गया ट्रांसपोर्ट टाउन, यानी कि यहाँ से सारे ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, ज्यादातर अगर ट्रेन या बस में जर्नी करते होंगे आपको तो ज्यादातर मुगलसराय मिलेगा। यानी कि आप अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ या नॉर्थ की तरफ से आप साउथ की तरफ जाना चाहते हैं या साउथ ईस्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो को मुगलसराय जरूर मिलेगा। उसके बाद अंकलेश्वर क्या आ गया, एक माइनिंग टाउन आ गया है। अलीगढ़ ये एक एजुकेशनल टाउन है, और सहारनपुर एक क्या है, कमर्शियल टाउन है। तो एक के साथ दूसरा मिल गया, सारे आपको कोड नंबर बी में मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया 36 नंबर। 37 की तरफ चलते हैं, क्या है, दिस एज was marked by the use of computer and sophisticated statistical tool, कौन सा एज में ज्यादातर कंप्यूटर और सोफिस्टिकेटेड टूल का यूज किया गया था? लॉ ऑफ फिजिक्स वेयर ऑप्टेन अप्लाइड टू मैप एनालाइज, फिजिक्स के बहुत सारे लॉ को यूज किया गया था मैप को बनाने के लिए, इसमें सबको खोजना है। तो रीजनल एनालिसिस, ये मैंने आपको जो नेचर और स्कोप जो ज्योग्राफी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 हमारा, उसमें मैंने आपको ये सारे स्कोपों के बारे में अच्छे से बताया है, आप वो वीडियो को जरूर देख लें। तो रीजनल अप्रोच, क्वांटिटी अप्रोच, एरियल डिफरेंशिएशन या स्पैटियल ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा इसका राइट आंसर होगा? तो स्पैटियल ऑर्गेनाइजेशन, एस से एस को याद रखिएगा, सोफिस्टिकेटेड और स्पैटियल, इन दोनों में हम क्या करते हैं, स्पैटियल ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा टूल्स टेक्निक का यूज करके कोई भी चीज को बनाने की या मैप पॉइंट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या एनालाइज करने की कोशिश उसमें हम करते हैं। तो इसमें क्या होगा, स्पैटियल ऑर्गेनाइजेशन। 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इस बार का जो सैंपल पेपर का क्वेश्चन आया है बहुत ही एक अच्छा पेपर बनाया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। उसका 38 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन फीमेल प्रीडोमिनेटेड इन बोथ इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट माइग्रेशन, इन चारों में से किसमें फीमेल जो होता है वो डोमिनेट होते हैं, यानी कि इंटरस्टेट, विद इन स्टेट और इंट्रा स्टेट यानी कि आउटसाइड द स्टेट, इस तरीके के जो माइग्रेशन होते हैं इसमें फीमेल डोमिनेट होते हैं, किस तरीके में, ठीक है। अर्बन टू रूरल में ज्यादातर होते हैं, मूव करते हैं उन लोग यानी कि इंटरस्टेट और इंट्रा, या अर्बन टू अर्बन, या रूरल टू रूरल, या रूरल टू अर्बन। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइए कि क्या होगा,
किस में फीमेल सबसे ज्यादा जो होते हैं प्रीडोमिनेट होते हैं, माइग्रेशन करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रूरल टू रूरल में ही फीमेल जो होता है ये प्रीडोमिनेट होता है, माइग्रेशन करता है। यानी कि विद इन स्टेट शादी के लिए भी एक गांव से वो दूसरे गांव जाते हैं, या दूसरे स्टेट में भी क्या करते हैं वो एक गांव से दूसरे गांव ही ज्यादातर जाते हैं, और मैरिज जो होता है उनका सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है। ठीक है, ये 38 नंबर का हमने देख लिया। 39 को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलम इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? देखते हैं। ट्रक फार्मिंग क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल, तो ये बिल्कुल सही है। ट्रक फार्मिंग को ही हम वेजिटेबल कहते हैं, जिसमें वेजिटेबल ग्रो करते हैं और उसको रातों रात मार्केट तक भेजते हैं, इस वजह से इसको ट्रक के थ्रू भेजते हैं मार्केट तक, इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं। फैक्ट्री फार्मिंग में क्या होता है? रियरिंग ऑफ पोल्ट्री एंड कैटल, ये बात भी सही है। फैक्ट्री फार्मिंग में हम रियरिंग करते हैं उनके बच्चों को, या पोल्ट्री के और कैटल जानवरों के, तो ये भी ठीक है। मार्केट गार्डनिंग का मतलब क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ फ्लावर, ग्रोइंग ऑफ फ्लावर यानी कि मार्केट सामने हो वहीं पे हम मार्केट फूल का खेती करते हैं। ऐसा नहीं कि फूल को आज उगा लिए, तोड़ दिया और 10 दिन बाद पहुंचा रहे हैं मार्केट तक, तो कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है, सूखा हुआ फूल, इसलिए मार्केट गार्डनिंग उसको कहते हैं। और विटिकल्चर जो है रियरिंग ऑफ फिश, तो विटिकल्चर जो होता है ये बिल्कुल भी रियरिंग ऑफ फिश नहीं होता, विटिकल्चर होता है ग्रेप्स का कल्टीवेशन को हम विटिकल्चर बताते हैं। अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है और पीसी कल्चर का मतलब क्या होता है। ये दो कल्चर के बारे में भी कभी कभी पूछते हैं, इसलिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सेरीकल्चर और पीसी कल्चर इन दोनों का मतलब क्या होता है। देखता हूं कौन सबसे पहले रिप्लाई करता है। 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स एंड चूज द करेक्ट टाइटल आफ्टर एसोसिएटिंग देम। इसको आप चारों को पढ़ना है और उसके बाद आपको टाइटल देना है कि इस चारों में से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो देखते क्या है। More often such a patterns may also resulted from segregation or fragmentation of the large compact settlement, यानी कि बड़े compact settlement जो होते हैं वो टुकड़े 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 में भागों में बढ़ जाते हैं। ये पहला बात हो गया। The land owing and the dominant community occupies the central part of the main village where the people of the lower state or the society and mainly workers settled on the outer flanks of the village, यानी कि जो ऊंचे जाति के लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो सेंटर ऑफ द विलेज में रहेंगे, और जो गरीब या डेली वर्कर, मार्जिनल वर्कर जो काम कम कर रहे हैं, पैसा कम है, वो लोग आउटसाइड द विलेज रहते हैं। ये भी हो गया। और थर्ड रीजन है दे आर फाउंड इन द गुजरात प्लेन्स एंड सम पार्ट ऑफ राजस्थान, वो लोग गुजरात में ज्यादातर मिलते हैं और सम पार्ट ऑफ राजस्थान में मिलते हैं। तो उस तरीके के हम सेटलमेंट को क्या बोलते हैं? हेमलेटेड सेटलमेंट, सेमी क्लस्टर और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट, क्लस्टर्ड सेटलमेंट या आइसोलेटेड सेटलमेंट। तो इसका राइट आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, यानी कि इधर टूटे हुए हैं, फिर वहां, और हर सेटलमेंट में सेंट्रल पार्ट में ऊंचे जाति के लोग होंगे, आउटर साइड में नीचे जाति के लोग होंगे। इस तरीके की चीजें हमें देखने को यहाँ मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको फ्रेगमेंटेड पहला ही लाइन में मिल जा रहा है, आंसर में भी फ्रेगमेंटेड है, तो इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंट और लार्ज कॉम्पैक्ट विलेज होगा जिसमें टूटा टूटा और लार्ज भी होगा, साइज हर किसी का साइज लार्ज होगा। तो इस तरीके का मिलते हैं सेमी क्लस्टर, क्लस्टर यानी कि एक जगह, और सेमी क्लस्टर मतलब थोड़ा थोड़ा, जैसे बोलते हैं ना सर्कल और सेमी सर्कल, सर्कल मतलब पूरा और सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल होता है जो। ठीक है, तो इस तरीके की चीज सेमी का मतलब थोड़ा कम होता है। तो इससे आप आशा करता हूँ समझ गए होंगे। बाकी जो इसके 20 क्वेश्चन बच गए हैं इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी अगर ज्यादा कराने जाऊं तो वीडियो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा। बाकी इसी तरीके के सैंपल पेपर और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी रिलेटेड, असर्शन, रीजन, पिक्चर बेस, सभी मैं अपलोड करता रहूंगा। आप हमारे साथ बच जुड़े रहें। मिलेंगे आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते जरूर रहें। जय हिंद, जय भारत।